Hello everyone. In this video, we are going to discuss comparative management in the subject International HRM. And here we will cover introduction, definition, importance and scope of comparative management. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's understand comparative management. To understand the concept of comparative management, we will take up the Farmer-Richmond model of comparative management. What is this model? This model is applied where the companies perform the business operations in more than one countries. तो जब एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, मीन्स वह अपनी होम कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में अपनी सब्सिडरी यूनिट सेटअप करती है, सो वह होस्ट कंट्री में भी बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, वहां पर कंपैरेटिव मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। तो उस होम कंट्री को कंपनी को होस्ट कंट्री में जो प्रिवेलिंग कल्चर है, लीडरशिप स्टाइल और मार्केटिंग जो मार्केट एनवायरनमेंट है वहाँ का, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डिफरेंट टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट पाया जाता है, उसको स्टडी करना होता है। तो वह पेरेंट कंपनी को समझना पड़ता है कि वहाँ पर किस किस तरह का कल्चर पाया जाता है, क्या लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है। तो जब एक कंपनी होम से होस्ट में जाती है, उसमें कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, and these external constraints can be educational, sociological, legal, political, and economic constraints. So these constraints a home country will have to face because these are due to the business which it is performing in the host country. So these constraints are found in the host country where it has set up its subsidiary unit, and these external constraints affect the elements of the management process. ये external constraints affect करते हैं management process के elements. किस मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स? जो कि होम कंट्री में बिजनेस ऑपरेशंस हैं वहाँ के मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। किस किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में? लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशनल एरियाज। तो जो कंस्ट्रेंट्स फेस करनी पड़ती हैं एक होम कंट्री को होस्ट कंट्रीज में, उनका इफेक्ट आता है उसके डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस पे। प्लानिंग पर इफेक्ट आएगा, कैसे एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टाफिंग पॉलिसीज़ क्या फॉर्मुलेट की जाएंगी, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। सो ये कंस्ट्रेंट्स अफेक्ट करती हैं मैनेजमेंट प्रोसेस को होम कंट्री की, and this in turn affect the management and managerial effectiveness, and it affects the firm's efficiency and the system efficiency. तो ये मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं और वह इन टर्न फर्म की और बिजनेस की एज वेल एज द सिस्टम एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो इस मॉडल से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अफेक्ट होती है होस्ट कंट्री की एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट से, और यहीं से कंपैरेटिव मैनेजमेंट का जन्म होता है। So here we will study what is comparative management. Globalization has resulted in increase in number of multinational companies. Globalization की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज का नंबर इंक्रीज हुआ है बिकॉज ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड पर वह कम हुई हैं। सो नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज हुई हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से कंपनीज ने इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने शुरू की और धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज का नंबर इंक्रीज हुआ। तो due to the increase in multinational company, when a company set up a plant in a host country, then they will have to do a pestle analysis of the host country. जब एक कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस अपनी होम कंट्री के साथ साथ होस्ट कंट्री में परफॉर्म करती है, तो उसको होस्ट कंट्री में एक पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस? इट इज द एनालिसिस ऑफ political environment of the host country, what is the economic condition in the host country, social setup, what is the social setup there, technological advancement, what is the level of technological advancement in the host country, and environmental means what is the business environment and culture in the host country, what is the business organization in the
host country as well as the legal and regulatory system in the host country. So home country को pestle analysis करना पड़ता है host country के in different factors का, and after going through the analysis, after going through the pestle analysis, it has given rise to the comparative management. So globalization और की वजह से कंपैरेटिव मैनेजमेंट का जन्म है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने शुरू की. सो होम कंट्री को होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट को समझने के लिए ये पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है, एंड इट हैज गिवन राइज टू कंपैरेटिव मैनेजमेंट. So comparative management is the study of how organizational behavior and management practices differ across culture. कंपैरेटिव मैनेजमेंट क्या है? कंपैरेटिव मैनेजमेंट वह स्टडी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कल्चर्स, मींस डिफरेंट कंट्रीज में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से. हर एक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो सकती हैं. सो उसको स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव मैनेजमेंट. So according to R.N. Farmer, this is the definition. Comparative management may also be defined as identifying, measuring, and interpreting similarities and differences among managers' behavior, techniques, and practices in various countries. यह डेफिनेशन क्या कहती है? कंपैरेटिव मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसी एक्टिविटी के रूप में, एक ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जो मैनेजर्स की प्रैक्टिसेस है, मैनेजर्स बिहेवियर, टेक्निक्स, उसमें जो जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मेजर करेंगे और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे. बिकॉज हर एक कंट्री में के मैनेजर्स बिहेवियर, टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जा सकती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सो कंपैरेटिव मैनेजमेंट क्या करता है? कंपैरेटिव मैनेजमेंट वह स्टडी है जिसमें कि हम इन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को उसके बेसिस पर फॉर्मुलेट कर सकें. So here we will study what is the importance of comparative management in the business. It exchanges import of managerial knowledge. Comparative management helps to gain knowledge about different management techniques used in different countries. Comparative management के द्वारा business organization knowledge gain करते हैं, managerial knowledge किस तरह से? Because जब कंपैरेटिव स्टडी की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अक्रॉस द कल्चर्स, तब हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में किस किस तरह की मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज की जाती है और उन मैनेजमेंट टेक्निक्स का क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं. तो इसके द्वारा मैनेजरियल नॉलेज इंपोर्ट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन मैनेजमेंट अप्रोचेस. It helps in deciding the duties and responsibility of international manager. It helps to make comparison about the differences in the management styles used by the different countries in the world, and we can find out the common management approaches. जब कंपैरेटिव मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में किस किस तरह की मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी मैनेजमेंट अप्रोचेस कॉमन है डिफरेंट कंट्रीज में, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर बिजनेस प्लान्स अकॉर्डिंग टू दोज कॉमन मैनेजमेंट अप्रोचेस, जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. कंपैरेटिव मैनेजमेंट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट टेक्निक्स. Through the comparative management, management techniques can be improved. How? Observing how different cultures solve similar problems provides MNCs with innovative problem solving techniques. कंपैरेटिव मैनेजमेंट के द्वारा ये स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज में जो बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती हैं वहाँ पर सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं उनके द्वारा, क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज को इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेकअप करने का एक्सपीरियंस होता है. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वह अडॉप्ट कर सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, जिससे कि उनकी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंप्रूव होती है. It supports the improvement in management style of international companies. Through the comparative management, the companies can know what is the management style that is adopted in international companies. हमें पता चलता है कि हर एक कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते हैं. तो कुछ मैनेजमेंट स्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. दीज आर द वेरी गुड मैनेजमेंट स्टाइल. तो वहाँ पर उन मैनेजमेंट स्टाइल्स में से कुछ अच्छी बातें ली जा सकती हैं, लाइक
यूएस मैनेजमेंट स्टाइल है वह डिफरेंट है, जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट है, और हर एक मैनेजमेंट स्टाइल के अपने कुछ फीचर्स हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स को लिया जा सकता है जिसके द्वारा कंपनीज एक होम कंट्री होस्ट कंट्रीज में जो मैनेजमेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा, उन मैनेजमेंट स्टाइल्स में जो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में अडॉप्ट किया जा सकता है, जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट स्टाइल है वह इम्प्रूव हो सकता है। इट गिव्स एनकरेजमेंट टू मैनेजमेंट रिसर्च। यस, जब बिजनेस ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्म की जाती हैं और वहाँ की वर्किंग देखी जाती है कि किस तरह की बिजनेस ऑपरेशंस है, कैसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स उनके द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, क्या स्टाइल है, और वह प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या क्या हैं उनकी। तो उससे मैनेजमेंट रिसर्च को इनकरेजमेंट मिलता है। होम कंट्री है वह भी अपने मैनेजमेंट में रिसर्च करती है, चेंजेस करती है। ये देखा जाता है कि कैसे हम अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। It increases world trade and cooperation between the countries. Because of comparative management, world trade और cooperation भी बढ़ता है countries के बीच में। कैसे? Getting to know how managers in foreign countries perform their duties and tasks, it enhances the cooperation between the countries, and it also increases the trade between the countries. जब यह पता चलता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जा रही है, मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे एडवाइस ली जा सकती है। और वह एडवाइस जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से एडवाइस लेती है अपने मैटर्स पे, वहाँ के मैनेजर्स को कंसल्ट किया जाता है, सो उसके उन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश होता है। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, दिस इज अ टाइम ऑफ पेंडेमिक, इज अ कोविड पीरियड। सो इस समय पर बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, कैसे इस पेंडेमिक को दूर किया जाए, क्या वे आउट निकाला जाए इसको दूर करने के लिए, क्या मेडिसिन वैक्सीन, जैसे कि कुछ कंट्रीज ने वैक्सीन सबसे पहले बनाई तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज को वह प्रोवाइड कराई जहाँ पर शॉर्टेज थी। और इसके अलावा और भी जो मटेरियल है, वे आउट से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो भी हेल्प कर सकती हैं इस पेंडेमिक को दूर करने के लिए, वह दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड की गई। तो यहाँ से वे आउट या एडवाइस भी ली जा सकती है दूसरी कंट्रीज से, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड और कोऑपरेशन इंप्रूव होता है उन कंट्रीज के बीच में। इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। जब डिफरेंट कंट्रीज के मैनेजमेंट स्टाइल्स की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उन कंट्रीज में अडॉप्ट की जाती हैं, उनको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, सो उससे मैनेजरियल इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। सो कंपैरेटिव मैनेजमेंट लीड टू इंक्रीज इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। यस, मैनेजर्स का डेवलपमेंट होता है बिकॉज जब हम डिफरेंट कंट्रीज के मैनेजमेंट स्टाइल को देखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर किस किस तरह की अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके मैनेजमेंट स्टाइल के, मैनेजमेंट टेक्निक्स के, मैनेजर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है। तो उस तरह के चेंजेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं मैनेजर्स की डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जब एक मैनेजर ओवरसीज असाइनमेंट पर दूसरी कंट्री में जाता है, तो वह वहाँ से कुछ सीख कर आता है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा कल्चर है, कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है, कैसे लोग बिहेव करते हैं। सो इससे जो मैनेजर्स हैं वह नॉलेज गेन करते हैं, उनकी नॉलेज इन्हांस होती है और मैनेजर्स का डेवलपमेंट होता है। इट इम्प्रूव्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर। इसके अलावा स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है। लाइक स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह का मैनेजरियल बिहेवियर होना चाहिए, वह भी इम्प्रूव होता है। बिकॉज ड्यू टू द इंटरनेशनल एक्सपोजर, मैनेजर्स कैन नो हाउ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर सोल्व, हाउ टू बिहेव इन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, चेंज सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करना है, अगर लीगल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल बिहेवियर अलग है लोगों का, तो उसमें कैसे बिहेव करना है। सो उससे स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर डिटरमाइन किया जा सकता है कि किस कंट्री में किस तरह का मैनेजरियल बिहेवियर होना चाहिए, बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है। होम कंट्री में किस तरह का मैनेजरियल बिहेवियर हो, होस्ट में किस तरह का हो, वह कैसे किया जा सकता है जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और हमें यह पता होगा क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं वहाँ के कल्चर में, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में। उसके बेसिस पे ही स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर डिटरमाइन किया जा सकता है। And the last point is it generates employment in foreign concern.
Yes, it generates employment in foreign concern because when the home country nationals are going to the host country, and as well as the host country nationals are coming to the home country to perform the business operations, तो वहां पर रिक्रूट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल्स को। एक होम कंट्री में होस्ट कंट्री नेशनल भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ताकि हम उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें जिनमें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। जनरली जो भी मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ग्लोबल मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फॉरेन कंसर्न्स में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। Here we will discuss the scope of comparative management. What is the scope of comparative management? The first one is universality of management. Here the companies which work through comparative management, they get the opportunity of finding the best management approach. Universality of management means हम एक ऐसी मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करें जो कि यूनिवर्सल है। तो जो कंपनीज कंपैरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू काम करती है, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में वह ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है और एक कंपैरेटिव स्टडी कर रही हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह ऐसी बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को फाइंड आउट कर सकती हैं जो कि यूनिवर्सली सभी कंट्रीज में अप्लाई की जा सकती है। तो जो ग्लोबल मैनेजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में काम करें, ग्लोबल मैनेजर्स के लिए किस के पास किस तरह की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए? उनके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होंगे, क्या फॉरेन अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या कंडीशन है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्या है। इसके साथ साथ उनमें मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, इसके साथ उनमें ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर होनी चाहिए, तभी वह यूनिवर्सैलिटी ला सकते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स में। इस तरह की मैनेजमेंट अप्रोच को फाइंड आउट कर सकते हैं जो यूनिवर्सली सभी जगह एप्लीकेबल होगी। उसके लिए उनको इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए उनके पास कि किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट कंट्रीज में पाया जाता है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्या मार्केट की कंडीशंस हैं, और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो ले सके। तो जो ग्लोबल माइंडसेट है इन इकोनॉमिक और कॉम्पिटिटिव रियलिटीज के लिए वह फर्म के सभी लेवल्स पर रिक्वायर्ड है, चाहे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल या लो लेवल है। सो जो मैनेजर्स हैं जिनके पास ग्लोबल एक्सपर्टाइज है, उनको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस में और ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, बिकॉज उनको अपनी होम कंट्री में जो बिजनेस ऑपरेशन है उनको भी हैंडल करना है और साथ में इंटरनेशनल एक्टिविटीज को भी हैंडल करना है। सो ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सो यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी चाहिए हमें? टू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, मीन्स वह ग्लोबल थिंकिंग हो लेकिन वह अपने होम कंट्री को ध्यान में रखकर काम करें। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। Forming of transnational corporation. Transnational corporations are the corporations which operate in more than one country. So comparative management forms the transnational corporations because through the comparative management we can know what are the changes in the international business environment. तो अनस्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट चेंजेस पाए जाते हैं पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल कंडीशंस में, उन चेंजेस को मैनेज करना एक अनएंडिंग चैलेंज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ग्लोबल और लोकल प्रेशर्स में अंडर चेंजिंग कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को रीऑर्गेनाइज करने की नीड है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन नेटवर्क्स है, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको रीऑर्गेनाइज करने की नीड है बिकॉज there are competitive conditions in the market, changing conditions in the market. इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज कंपटीशन हाई है, सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रेट भी ज़्यादा है, और इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी शॉर्टन हो जाता है बिकॉज हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। अगर एक डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन देखा जाए तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होते, बट ग्लोबल लेवल पर जब बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती हैं तो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत जल्दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आउट हो जाता है, मीन्स वह बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाता है बिकॉज नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में जल्दी एंटर करते हैं, सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करने की नीड है? हमें चेंजेस करने की नीड है अपने बिजनेस प्रोसेसेस में, क्या क्या चेंजेस हमने अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लाने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे चेंज करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज करना है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे चेंज करना है।
तो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस में हमें अपने प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, यूनिफॉर्मिटी लानी है प्रोसीजर्स में। तो और उसको साथ से साथ जैसे कि हमारे जो चेंजेस आते हैं डायनामिक है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करना है। सो यहाँ पर ट्रांसनेशनल कोऑपरेशंस को फॉर्मुलेट किया जाता है ड्यू टू द कंपैरेटिव मैनेजमेंट और जिनको इस डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू मैनेज कल्चरल डाइवर्सिटी। As a result of having different mental programs, people often see situations differently and has different approaches and solutions to the problem. Because the people are working in the different type of environment. एक global environment में काम कर रहे हैं, so जब एक home country, host country में उसने different countries में अपनी subsidiary unit setup की है, तो different host countries हैं, वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करना है। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका मेंटल सेटअप अलग हो सकता है, वे हर एक सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं, अलग टाइप की अप्रोचेज अडॉप्ट की जाती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के तरीके उनके डिफरेंट होते हैं। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा वह हमें पता चलता है कंपैरेटिव मैनेजमेंट से। बिकॉज कंपैरेटिव मैनेजमेंट से यह हम असेस करते हैं कि जिस जो डिफरेंट कल्चर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ताकि जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है अक्रॉस द कल्चर्स, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। So here the understanding has two parts. First of all, we should have a cultural awareness and understanding. सबसे पहले हमें awareness और understanding होनी चाहिए उन culture के बारे में। हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारा culture हमारे behavior को कैसे affect करता है। लेकिन सिर्फ यही sufficient नहीं है कि कैसे दूसरे हमसे differ हैं, कि हमारा culture है हम उसमें कैसे operate करते हैं और दूसरे हमसे कैसे different हैं। हमें ये इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी ऑल्सो डिफर, हमें यह भी समझना होगा जैसे दूसरे हमसे डिफरेंट है हम भी उनसे डिफरेंट है, तो हम उनसे कैसे डिफरेंट है और जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उन डिफरेंसेस का इफेक्ट मिनिमाइज कैसे किया जाए, यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है मैनेजर्स को। सो एक मैनेजर जो कि इन कल्चरल चेंजेस को मैनेज करता है उनको क्या क्या जानना जरूरी है। दे विल हैव टू नो द कल्चर एंड अंडरस्टैंड द कंजम्पशन पैटर्न, उनको कल्चर को जानना जरूरी है। इसके अलावा उनको ये देखना होगा क्या कल्चरल रूटेड डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंट होता है प्रोडक्ट की सक्सेस पर ग्लोबल मार्केट में, और कुछ यूनिवर्सल थीम्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज, की जो सिमिलैरिटीज पाए जाते हैं कल्चर्स में उन यूनिवर्सल थीम्स को सेगमेंट किया जाए सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, इसके बजाय जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। In that way, the cultural diversity can be managed, and that is possible through the comparative management. Formation of flexible organizations. Here, the flexible organizations are formulated with the help of comparative management. Global managers जो फॉर्मुलेट करते हैं वो उनके द्वारा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस चेंज किया जा सके। और कैसे बिजनेस मैनेजर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबल हो, उसके लिए उनको चाहिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में, उनको क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में, तभी वह उन ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए इन डिफरेंट सिचुएशंस में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स के अंदर कुछ न्यू स्किल्स होनी चाहिए। किस किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है मैनेजर्स में फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शन करने के लिए? उनके अंदर न्यू लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इन्वेंटिवनेस होनी चाहिए, नए ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस को इन्वेंट करने की एबिलिटी हो, हाई टॉलरेंस कैपेसिटी हो उनकी। हाई टॉलरेंस कैपेसिटी मीन्स चेंजेस को कोऑपरेट कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एबिलिटी टू लर्न होनी चाहिए कि नए नए कल्चर को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हो, तभी उसको ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डाइवर्स मैनेजरियल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें और उसको इम्प्लीमेंट करें कि किस किस तरह के मैनेजरियल बिहेवियर, अलग अलग तरह का मैनेजरियल बिहेवियर हर एक कल्चर में पाया जाता है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का रिन्यूअल हो सके। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी हो, कैसे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंटरडिपेंडेंसी लाई जाए,
और उनके अंदर एबिलिटी हो कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को, और प्रायोरिटी सेटअप की जाए डिफरेंट लोकेशंस में और इन चेंजेस को अकोमोडेट किया जाए और नए स्ट्रक्चर्स और नए ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। मींस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस इन द मार्केट उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द managers, and managers need different type of abilities for that. The next one is building global teams. It enables the organizations to employ a range of other techniques for improving quality and reducing unit cost. तो यहाँ पे ग्लोबल टीम्स बनाने की जरूरत है। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है तो वहां पर उनको ऐसी टीम्स चाहिए जो ग्लोबली काम करे। मीन्स सभी कंट्रीज में जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए एक टीम फॉर्मुलेट की जाती है जो कि ग्लोबल लेवल पर उन बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल आउट करती है। अब ये जो वर्कफोर्स कमिटेड है इस काम को करने के लिए, वह चीजों को खुद नहीं करती। मीन्स खुद काम नहीं करती बल्कि लोगों से काम करवाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है उनके बाद। वह इनेबल करती है कि कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म की जाएंगी। जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके फॉर्मेशन से पहले जो इफेक्टिव टीम वर्क है असेंशियल बना है मैनेजरियल सक्सेस के लिए। इफेक्टिव टीम वर्क बिकॉज ये जो ग्लोबल टीम्स हैं एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है बिजनेस ऑपरेशंस में, और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और उनको पता है कि कैसे किस किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है कल्चर्स में और उसको कैसे मैनेज करना है। तो वह जो ग्लोबल टीम अपॉइंट की जाती है उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और जो डिफरेंट टास्क कमिटीज या टास्क फोर्स अपॉइंट की जाती है वह डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करती है एक इंटीग्रेशन लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक होम कंट्री और होस्ट कंट्री के बीच में कैसे इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा और जो डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में हम बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बिजनेस ऑपरेशंस में कैसे कोऑर्डिनेशन लाया जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। So building global teams that is possible due to the comparative management through which we can find out the similarities and differences, and for that global teams are appointed so that the activities can be managed. The next one is ability to communicate. Managers of global companies make decisions across a range of firms and plant level activities. जो मैनेजर्स है ग्लोबल कंपनीज के उनको डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वह उनको अपनी होम कंट्री के लिए भी लेना पड़ता है और जहां जहां पर उन्होंने प्लांट लगाया है, लाइक उनको अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेस में, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, उसके लिए भी डिसीजंस लेने हैं। इसके साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस लाइक इंटरनेशनल बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशंस क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, इस तरह के फंक्शंस भी एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो एक यह बहुत डिफिकल्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक होमोजीनियस सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्पेसिफाई किया जाए जिसके द्वारा हेट्रोजीनियस सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैनेज किया जाए। हेट्रोजीनियस क्यों? बिकॉज होम कंट्री की एक्टिविटीज अलग है, होस्ट कंट्री की अलग है। होम कंट्री में हम अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, और होस्ट कंट्री में हमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज को भी देखना है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के रिलेशंस क्या है बिजनेस के साथ, अकाउंटिंग क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्रीज। तो यहाँ पर एक होमोजीनियस सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है जिसके लिए हम हेट्रोजीनियस सेट ऑफ एक्टिविटीज को हार्मोनाइज कर सके। तो इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सेवरल कोर एंड कॉमन कंसर्न। यह कैसे पॉसिबल है? जब हम कंपैरेटिव मैनेजमेंट करेंगे और कंपैरेटिव मैनेजमेंट के द्वारा एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, कॉमन कोर और कॉमन कंसर्न वैल्यूज फाइंड आउट की जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिवली काम करने के लिए मैनेजर्स को क्या चाहिए? उनको मल्टीलिंगुअल स्किल्स चाहिए बिकॉज दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वहां पर अलग अलग टाइप के लोगों से उनको डील करना है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है। अब यह कब कैसे पॉसिबल है कि वे उन एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करें? उसके लिए उनको एबल होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग टाइप के लोगों से, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से कैसे वह कम्युनिकेट करें, उसके लिए उनमें किस किस तरह की स्किल्स होने चाहिए। उनके अंदर मल्टीलिंगुअल स्किल्स होने चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा लैंग्वेजेस से वह फैमिलियर हो जिसके द्वारा वह कम्युनिकेट कर सके।
इसके अलावा उनके पास हाई लेवल ऑफ क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, हर एक कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और सेंसिटिविटी होनी चाहिए हर एक कल्चर की, कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं हर एक कल्चर के, उसकी अवेयरनेस भी उन मैनेजर्स को होनी चाहिए, तभी वह इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. And in addition to the positive effects of good communication skills among colleagues and with customers, there is another advantage of particular importance, that is geographical dispersed and culturally diverse organizations. तो यहाँ पर sensitive communication अगर परफॉर्म किया जाता है तो उससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ साथ, और एक कॉमन मैसेज आता है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर इम्फेसाइज होता है, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, और जो कंट्रीज हैं ट्रेड ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है, उनके बीच में ट्रेड रिलेशंस अच्छे बनते हैं. And the last one is ability to learn and transfer of knowledge in an organization. Managers who are globally competent will be deeply curious, and organizations that are successful will be able to coordinate, transfer and use the knowledge gained by the curious executives. तो कंपैरेटिव मैनेजमेंट के द्वारा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी होता है, बिकॉज कुछ मैनेजर्स होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं, मीन्स वह नई नई नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, वे सीखना चाहते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स को जो अलग अलग कंट्रीज में अडॉप्ट की जाती हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं, क्या वहाँ का कल्चर है, किस तरह के मैनेजमेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते हैं. तो कंपैरेटिव मैनेजमेंट के द्वारा मैनेजर्स को यह एक एबिलिटी मिलती है कि वह ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं. लाइक एक होम कंट्री से एक मैनेजर को किसी ओवरसीज असाइनमेंट पर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए होस्ट कंट्री में कुछ समय के लिए भेजा गया, तो जैसे ही उसकी, तो वह जब वहाँ पर उस कल्चर में काम करता है, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को सीखता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अडॉप्ट होती है, लोगों का काम करने का स्टाइल क्या है, क्या उनका एटीट्यूड है, किस किस तरह से वहाँ पर काम किया जाता है, वर्किंग स्टाइल क्या है, वह नॉलेज वहाँ से गेन करता है. इसके अलावा कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी गेन करता है अगर वह टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ पर हाई और न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वह नॉलेज वह गेन करके जब अपनी फॉरेन असाइनमेंट के कंप्लीशन पर अपनी होम कंट्री में वापस आता है तो उस नॉलेज को डिसिमिनेट करता है अपनी होम कंट्री में. So here the ability to learn and transfer of the knowledge in an organization is provided to the manager. So in global environment, the ability of people to learn from diverse sources and to transfer knowledge within their organization is essential for success. I hope you must have understood this concept very well. और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस IIHRM की प्लेलिस्ट में गिवन है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर IIHRM की प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस देख सकते हैं. जितने भी IIHRM की वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड किया गया है, सो यू कैन सी the all related videos of IIHRM also. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.